Today I'll discuss about power in AC circuit and power factor. So first of all we'll discuss about power in AC circuit. So we know in AC circuit voltage will be V is equals to Vm sin omega t and current is equals to Im sin omega t plus phi, where phi is equals to phase difference. तो फॉर रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा फाई इज इक्वल्स टू जीरो, सो आई एम साइन ओमेगा टी होगा फॉर रेसिस्टेंस, और फॉर इंडक्टेंस यहाँ पे क्या होता है पाई बाई टू, और फॉर कैपेसिटेंस यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि ये रेसिस्टेंस का जब हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में देखे थे इसका एसी सर्किट का अल्टरनेटिंग करंट में, कि जब रेसिस्टेंस का हम लोग देखे थे एक ऐसी सोर्स में जब हम रेसिस्टेंस को लगाए थे, आई मीन रेसिस्टर को लगाए थे, तो ऐसे कंडीशन में जो हमको वहाँ पे फेज रेफरेंस मिला था, वो हमको फेज रेफरेंस यहाँ पे मिला था 0 डिग्री, दिस वन, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होने के कारण इसका फेज रेफरेंस हमको क्या मिला था 0 मिला था। और इंडक्टर का फेज डिफरेंस हमको मिला था 90 डिग्री, और कैपेसिटर का भी हमको मिला था 90 डिग्री, फाइव इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें से एक लेग्स बिहाइंड था और एक था लीड कर रहा था, एक करंट को लीड कर रहा था और एक जो है सो एक में करंट लीड कर रहा था पॉजिटिवली, एक में नेगेटिवली लीड कर रहा था, एक में लेग्स बिहाइंड एक में लीड, मतलब एक पीछे था एक में आगे था करंट। तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग को एक्चुअली मेरा टॉपिक ही है पावर इन एसी सर्किट, तो अब हम लोग को पावर कैलकुलेट करना है, इसी के लिए यही सब को यूज़ करके हमको पावर कैलकुलेट करना है। तो वी नो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, मतलब पी इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, दिस वन वी आई। अब वी के जगह पे हमको यहाँ पे पुट करना है वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसके जगह पे यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड करंट के जगह पे हो जाएगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द जनरल फार्मूला, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यू के लिए सर फाइव का डिफरेंट रेसिस्टर के लिए 0 होता है, फिर तुम्हारा कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री, इंडक्टर के लिए फिर 90 डिग्री होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू वहाँ पे चेंज होता रहेगा उसका। तो हम जनरल फार्मूला पावर का यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देख सकते हो कि वी एम और आई एम दोनों मैक्सिमम वैल्यूज़ है, उसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, तो वी एम एंड आई एम इधर हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू, तो साथ में ऐसे ही लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस वन, ये चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यदि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। वो कौन सा फॉर्म मिलेगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 और इंटू 2 मल्टीप्लाई टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस वन। ये आ गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने से और 2 से डिवाइड करने से कुछ ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस वन ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ये फार्मूला है। तो इसको हमको इस फॉर्म में लिख देना है। तो इस फॉर्म में यदि हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो इस फॉर्म में लिखोगे तो आपका रिजल्ट आएगा वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू दिस वन। इसको यदि मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉस के फॉर्म में, तो ये वाला टर्म आएगा कॉस ए माइनस बी। तो यदि मैं इसमें बात करूँ कि ये ए है और दिस वन इज द बी, देन क्या होगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं, कॉस ए माइनस बी। तो ए हमारा है यहाँ पे ओमेगा टी, और माइनस बी करोगे तो ये ओमेगा टी माइनस में हो जाएगा, और फाइव भी किस में चला जाएगा, माइनस में, बिकॉज इसके बाद माइनस है, ये पहले है ए फिर माइनस में ये, तो ब्रैकेट में लेंगे तो प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो दिस इज द माइनस 5, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 5, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा माइनस साइन यहाँ पे लेगा और लगेगा फिर कॉस ए वाला, ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में आएगा, ए में क्या है ओमेगा टी, और प्लस क्या है बी में ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, दिस वन। इसको ब्रैकेट्स लगा दो इस तरीके से। जब ब्रैकेट इसमें लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट देखो कुछ इस टाइप से आएगा, ये हमारा हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू, आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, देखो ये कॉस ओमेगा टी और ये प्लस में है, ए माइनस में, तो क्या हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन माइनस, कैंसल आउट, तो यहाँ क्या बचा हमारा सिर्फ -5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस -5,
माइनस ये है यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5 दिस वन, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना आया। अब एक चीज़ और जान लो कि कॉस में यदि एंगल -5 होता है तो इसका रिजल्ट कॉस 5 ही हमको मिलता है, मतलब कॉस माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, मतलब इसमें नेगेटिव एंगल होता है तो हमको पॉजिटिव में रिजल्ट मिलता है। बट साइन में यदि नेगेटिव यहाँ पे होता है तो हमको रिजल्ट -sin5 मिलता है। यदि यहाँ पे रहता sin -5 तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता -sin5, तो मतलब साइन के साथ माइनस लग जाता है, बट कॉस में माइनस नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा। ये रिजल्ट हो जाएगा VMIM डिवाइड बाई 2 एंड दिस वन इज दिस वन cos 5 ओनली पॉजिटिव में, और ये हमारा जो है सो ये तो एज इट इज रहेगा cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 दिस वन। तो ये चीज़ आ गया हमारा रिजल्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एवरेज हम लोग इसको निकालते हैं, पावर का एवरेज। ये तो सिंपल पावर हो गया हमारा, हम लोग एक्चुअली एवरेज निकालते हैं पावर का। एसी सर्किट में जब भी हम लोग कैलकुलेट किए एवरेज के लिए कैलकुलेट किए तो यहाँ पे एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। अब यदि आप एवरेज पावर कैलकुलेट करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो पी एवरेज बेस में इस तरीके से दिखा सकते हो। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करना है हमको, तो हम लोग इसके लिए जनरल फार्मूला एक हम लोग पहले जानते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 1/t दिस वन, और यहाँ पे पावर का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये फर्स्ट लेक्चर में इसको बता दिया गया है आपको, dt के फंक्शन में इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में यदि यहाँ पे आपका साइन ओमेगा टी आता है, साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी का फॉर्म जहाँ पे आया, मतलब इंटीग्रेशन आपको फाइनली जीरो मिलने वाला है। आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे ये अल्टरनेटिंग करंट का, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके साइन ओमेगा टी रहे या फिर कॉस ओमेगा टी रहे, टी का फंक्शन मिलेगा तो 100% वहाँ पे जीरो होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पावर में हमारा cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, मतलब इस टर्म को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ये इसको जब इंटीग्रेट यहाँ पे करोगे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके तो इसका वैल्यू हमको जीरो आएगा, बट इसमें देखो ओमेगा टी है नहीं है, तो ये हमारा डिलीट नहीं होगा, मतलब आई मीन इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो ये वाला हमारा टर्म पूरा खत्म, जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज उतना ज़्यादा लंबा डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देना कि ऐसे होता है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे पी एवरेज आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा VMIM डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे बचा सिर्फ cos 5, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 5 दिस वन। तो ये हमको पी एवरेज मिल गया, एवरेज पावर। तो यहाँ से एवरेज पावर मिल गया VMIM डिवाइड बाई 2 इंटू cos 5, बट इसको हमको इसको भी वोल्टेज और करंट को भी हमको किस में लिखना है, एवरेज के फॉर्म में। तो इसको एवरेज के फॉर्म में लिखेंगे तो या तो फिर ये इसमें रूट मीन स्क्वायर में लिखना है हमको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, सॉरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर करंट में, आरएमएस में लिखना है हमको। तो आरएमएस में लिखना चाहते हो तो देखो बहुत इजी लिखना है इसको, VMIM, और देखो नीचे 2 है ना, तो इसको क्या करो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 लिख दिए, ये हमारा हो गया cos 5। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला टर्म VM/√2 एंड दिस वन IM/√2, ये आरएमएस दिया हमको, तो दिस वन इज द आरएमएस वोल्टेज, दिस वन इज द आरएमएस करंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टेज ये हमारा कौन सा हो गया, आरएमएस वोल्टेज, एंड इनटू दिस वन IRMS, आई मीन करंट आरएमएस में मिल गया, और साथ में क्या मिला cos 5। तो ये हमारा मिल गया एवरेज पावर आरएमएस के फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में हमको मिल गया रिजल्ट। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इज इक्वल टू cos 5। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ पावर का। जो पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना था, पावर इन एसी सर्किट, उसका वैल्यू हमारा ये वाला आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ये cos 5 क्या है, यही तो इस एंगल के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे चेंज होगा तो इस cos 5 को ही यहाँ पे cos 5 को ही बोला जाता है पावर फैक्टर, दिस वन इज द पावर फैक्टर। इस cos 5 को, सिर्फ cos 5 को पावर फैक्टर बोला जाता है, क्योंकि इसी के एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब फेज डिफरेंस के कारण हमारा पावर में चेंजेस आएगा। किसी में पावर कम लॉस होगा तो किसी में पावर ज़्यादा लॉस होगा। तो इस पावर लॉस को भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि पावर लॉस किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, या फिर किस में पावर लॉस होगा और किस में पावर लॉस नहीं होगा। तो इस पावर फैक्टर को रीड करने का मतलब यही चीज़ है, पावर लॉस समझना है हम लोग को। तो यहाँ पे यदि मैं पावर लॉस की बात करूँ, पावर लॉस किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा, तो देखो हम इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, दिस वन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है ये प्योर रेसिस्टर के लिए। तो फर्स्ट वन केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखो केस वन। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट लिख सकते हो, फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट
जिसमें हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस सर्किट में एक एसी सोर्स में सिर्फ रेसिस्टेंस को मतलब रेसिस्टर को ऐड करेंगे। यदि सिर्फ रेसिस्टर को ऐड करते हैं, मतलब ये वाला सर्किट आपको पता होगा कि एक रेसिस्टर कुछ इस तरीके से लगा दिए और यहाँ पे हम लोग एसी सोर्स लगा दिए, ये हो गया कंप्लीट। तो ऐसे सर्किट में हमारा जो पावर का लॉस होगा वो कितना होगा वो देखना है। तो ऐसे कंडीशन में जो पावर का हमको वैल्यू यहाँ पे लॉस होगा वो देखो कितना आ रहा है। तो हम इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो हमारे पास पी एवरेज इक्वल्स टू है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और यहाँ पे कॉस फाई। तो हम जानते हैं कि रेसिस्टिव सर्किट में यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब इस जगह पे कॉस 0 होगा। तो हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और यहाँ पे होगा कॉस 0, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो मतलब आपका जो पावर लॉस होने वाला है रेसिस्टर के केस में ही आपका पावर लॉस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हियर पावर लॉस इज़ द मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम पावर लॉस होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे बल्ब जलता है, मान लो रेसिस्टर लगाए तो टंगस्टन मतलब बल्ब जला रहे हो आप एसी सोर्स में, तो उस टंगस्टन के जलने से वहाँ पे हीट के फॉर्म में हमारा क्या लॉस हो जा रहा है, हीट इज इक्वल टू क्या होता है आई एच इज इक्वल टू वी आई टी दिस वन। मतलब वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो वहाँ पे आपका हीट के फॉर्म में इसका पावर लॉस हो जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी हीट अपॉन टाइम होता है। तो वहाँ पे हमारा इन द फॉर्म ऑफ हीट आपका पावर वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये फर्स्ट केस हुआ कि यहाँ पे हीट जो है सो लॉस होगा, मैक्सिमम डिसिपेटिंग ऑफ द पावर, मैक्सिमम डिसिपेटिंग ऑफ द पावर। एंड सेकेंड वन केस यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो सेकेंड केस हमारा जो है केस नंबर 2, केस 2। तो ये केस 2 में जो सेकेंड वन पॉइंट है आपका, इसकी हम इंडक्टर के लिए बात करते हैं। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब उसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में सिर्फ हम लोग इंडक्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो इंडक्टर लगाएंगे तो फेज डिफरेंस हमारा कितना होगा, फेज डिफरेंस इसका होता है 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं इसको हम लोग, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कॉस थीटा की जगह पे कितना होगा 90 डिग्री, आई मीन कॉस फाई की जगह पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू देखो, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, मतलब यहाँ पे पावर आपको क्या मिलेगा 0। मतलब जब इंडक्टर हम एसी सर्किट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैसे कंडीशन में हमारा जो पावर लॉस होगा वो 0 होगा, 0 पावर लॉस। मतलब वहाँ पे पावर लॉस नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड किसी भी कंडीशन में आपका पावर लॉस वहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ आपका पावर लॉस किस में होता है, रेसिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में नहीं होता है। और थर्ड वन कैपेसिटर के केस में देखते हैं कि क्या कैपेसिटर के केस में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये थर्ड वन केस, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा पावर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी फाई कितना है 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर यहाँ भी 0 मिलेगा। मतलब कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एल और सी में जो है वो हमारा पावर जो है सो 0 लॉस है, वहाँ पे लॉस ऑफ पावर 0 है। बट रेसिस्टर के केस में पावर जो है सो मैक्सिमम लॉस है, वहाँ पे लॉस ऑफ पावर इज मैक्सिमम। तो ये चीज़ इसमें क्वालिटी, ये क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर से हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ पे पावर लॉस मैक्सिमम हो रहा है, किस कंडीशन में पावर लॉस मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में पावर लॉस 0 होगा और मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर लॉस जो है सो मैक्सिमम को किस कंडीशन में मिल रहा है, व्हेन या रेसिस्टर कनेक्टेड टू द एसी सर्किट। और यदि इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो पावर लॉस 0 होता है और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स में तो हमारा पावर लॉस 0 होता है। ये LCR सर्किट हम लोग रीड किए वो तो कंबाइन था, इसको यदि सेपरेट रीड करें तो वैसे कंडीशन में, और यदि कंबाइन में भी रीड करते हैं तो रेसिस्टर के केस में हमारा पावर लॉस होगा इन द, और यदि इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो वहाँ पे पावर लॉस हमारा नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का इस लेक्चर में, मतलब थ्योरी की बात करें तो थ्योरी इतना ही रीड करना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो एग्जाम्पल का ही है NCERT का, एग्जाम्पल नंबर 7.8 इसी चैप्टर का। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है, जैसे वोल्टेज दिया हुआ है 283 वोल्ट। तो यदि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं बोला जाए, यदि मैक्सिमम वोल्टेज देगा, यदि लिखेगा मैक्सिमम वोल्टेज तो VM आपको लेना है, वो RMS के फॉर्म में नहीं लेना है। बट यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब रूट मीन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है 283 वोल्ट, तो ये आपका वोल्टेज जो है क्या कौन सा है, VRMS वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी भी दिया 50 हर्ज वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर्ज है तो फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा कितना के बराबर 50 हर्ज के बराबर है। और रेसिस्टेंस उसमें दिया हुआ है 3 ओम, और L मतलब इंडक्टेंस दिया हुआ है 25.48 मिली हेनरी।
तो मिली को यदि हम इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा मिली के लिए, तो हो जाएगा 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी। और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 796 माइक्रो फैराड, तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो का 10⁻⁶, एक SI में कंक्लूड करेंगे इसको तो हो जाएगा 796 इंटू 10⁻⁶ फैराड। अब ये क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है वो देखो। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है Z, इम्पीडेंस निकालने के लिए बोल रहा है, इम्पीडेंस फिर निकालने बोल रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड थर्ड वन आपको निकालने बोल रहा है पावर, एंड फोर्थ वन पावर फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसको हम लोग पहले से भी जान रहे हैं फर्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर से, R² प्लस XL माइनस XC। बहुत सारा बुक में XC माइनस XL लिखा रहेगा, उसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो XC माइनस XL भी होगा तो यहाँ पे रिजल्ट माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव में ही आ जाएगा आपका, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस। तो R² प्लस XL माइनस XC टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि देखो R का तो वैल्यू हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, R का वैल्यू दिया हुआ है, हमको चाहिए XL का और XC का, तो XL और XC यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L, दिस वन, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई F फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो और 2 पाई F भी लिख सकते हैं इसको, इंटू L इतना। अब देखो 2 पाई का वैल्यू तो पता है आपको, फ्रीक्वेंसी देखो दिया हुआ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और L का भी वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे XL मिल जाएगा, तो XL आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट वन आता है XC को कैलकुलेट करना है, तो XC का फार्मूला होता है 1/ω/c, तो ये हो जाएगा 1/ω का 2 पाई F फिर से, और यहाँ पे C, मतलब देखो F और अगर C का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, F का तो ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, C का भी दिया हुआ है, देख सकते हो C का भी वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या मिल जाएगा XC, XL भी मिल गया, XC भी मिल गया, और R का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तीनों वैल्यू को यदि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में तो हमको यहाँ पे Z का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद कैलकुलेट कर लेना। सेकेंड वन हमको निकालना है फेज डिफरेंस, सेकेंड हमारा है फेज डिफरेंस, तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, तो फेज डिफरेंस किस तरीके से निकालें, फेज डिफरेंस निकालने का तरीका है, सबसे पहले वो डायग्राम आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये डायग्राम को आप रिमेंबर ही हमेशा रखो तो बेटर है। ये जो हम थ्योरी पढ़ा रहे थे ये LCR सर्किट, उस समय आपको देखने को वहाँ पे मिला होगा XL माइनस XC या तो XC माइनस XL जो भी है, और यहाँ पे R और यहाँ पे Z था कुछ इस टाइप से, और जिसका एंगल के यहाँ पे फेज कितना था 5, कुछ इस टाइप से मेरा यहाँ पे डायग्राम था। तो यहाँ पे यदि आपको फेज डिफरेंस निकालने बोल रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो यहाँ पे tan phi आपको निकालना है फेज फ्लक्स, तो यहाँ पे tan phi tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया B, तो यहाँ पे हो जाएगा XL माइनस XC डिवाइड बाई R, सो phi इज इक्वल्स टू व्हाट, phi इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XT टू द पावर ऑफ R, तो ये मिल गया हमको phi, ये मिल गया फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, XL का वैल्यू पता है, XC का भी वैल्यू पता है आपको, और R का भी वैल्यू पता है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे phi का वैल्यू ले सकते हो, तो ये फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है, पावर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पावर यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो पावर का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, IRMS टू द पावर ऑफ स्क्वायर इंटू R, ये चीज़ जान रहे हैं। तो IRMS का जो वैल्यू है इसको RMS के फॉर्म में मतलब लेंगे ये चीज़, तो देखो ये जो सर्किट हमारा यहाँ पे है वो किसका है, LCR का है, मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस यूज़ करना पड़ेगा, मतलब करंट इज इक्वल टू क्या होता है V डिवाइड बाई R, तो R की जगह पे हमको इम्पीडेंस यहाँ पे यूज़ करना, इम्पीडेंस मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा VRMS डिवाइड बाई Z इम्पीडेंस का होल स्क्वायर इंटू R, दिस वन। ठीक है, सबका वैल्यू पता है आपको, Z का वैल्यू पता है, VRMS का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, यदि इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप यहाँ पे पावर का वैल्यू ले लोगे। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर, फोर्थ में पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो आपको cos phi निकालना पड़ेगा, बिकॉज हम पहले भी इसके पहले इक्वेशन जो बताया आपको उसमें बता दिए कि पावर फैक्टर कौन सा है, पावर फैक्टर हमारा cos phi है, हियर cos phi इज द पावर फैक्टर, देख सकते हो cos phi ही मेरा यहाँ पे पावर फैक्टर है, और हमको वही cos phi निकालना है सिर्फ। तो cos phi निकालना यदि आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे cos phi इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देख सकते हो बेस कौन सा R है और हाइपोटेनियस कौन सा है Z है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा R डिवाइड बाई Z। तो R पता है, Z भी पता है, कैलकुलेट करो, cos phi का वैल्यू ले लो, दिस वन विल बी रिजल्ट, आपका जो भी आएगा यहाँ पे cos phi वही आपका आंसर होगा, दिस इज द पावर फैक्टर।
ठीक है, तो ये फोर्थ वन हो गया। अब इसी से रिलेटेड, यही क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन देखो है एकदम सेम क्वेश्चन, सारा वैल्यू सेम है। और आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7.9, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जांपल नंबर 7.9। इसी सारा चीज़ से आपको पूछ रहा है वहाँ पे कि इसमें निकालिए, इसमें निकालने बोल रहा है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब आप अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हो वो चीज़। और दूसरा पूछ रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है ड्यूरिंग रेजोनेंस, जो इसके पहले हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग रेजोनेंस आपको निकालने बोल रहा है, इम्पीडेंस का वैल्यू निकालो, करंट का वैल्यू निकालो और पावर का वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो, जिसमें सारा वैल्यू इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, यही इसके प्रीवियस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपको सॉल्व करना, इसका तो हम लोग जानते हैं ओमेगा नॉट, जो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे। तो इसका पहला सॉल्यूशन जो होगा फर्स्ट वन, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ये होता है हम लोग का फार्मूला, इसको बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दिस वन फार्मूला, एल हमको पता है, सी भी पता है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे ओमेगा नॉट मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करने का आपका काम है, ठीक है, आप आराम से इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट करते रहो। सेकेंड केस, ये जो ड्यूरिंग बोल रहा है, ड्यूरिंग रेजोनेंस जेड आई और पी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या था, एक्सेल जो था वो एक्सी के बराबर था। रेजोनेंस में तो वही होता है ना कि जब एक्सेल और एक्सी जब इक्वल हो, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो इम्पीडेंस है जेड है किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। जब एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी होगा, कैसे देखो, जेड इज इक्वल टू वी नो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी टू, ये चीज़ है हमारा, टू द पावर ऑफ स्क्वायर। तो एक्सेल और एक्सी दोनों इक्वल है, तो 100% यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर मतलब 100% हमको क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू आर, मतलब आपका जेड इज इक्वल टू आर मतलब रेसिस्टेंस के बराबर मिलेगा, 3 ओम के बराबर। तो जेड आपका आंसर कैलकुलेट हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट वन, यहाँ से क्या निकालना है, करंट। तो अब करंट इसमें कैलकुलेट करना है आपको। सेकेंड वन हमारा क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, करंट। तो करंट कैलकुलेट करना है आपको। तो करंट के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे IRMS, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर ये सब निकालना होता है। IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, VRMS डिवाइड बाय आर, दिस वन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे तो हमारा VRMS दिया हुआ है 283 और यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3, कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये मिल गया करंट। अब लास्ट वन बचा है पावर, दिस वन पावर। इस पावर को कैलकुलेट करना है। तो इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए और भी सिंपल है, देखो पावर P इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं VRMS डिवाइडेड बाय Z टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर। बट किस कंडीशन में करना है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशन में। तो देख सकते हो Z के जगह पे क्या है, R के जगह पे Z, हमको R के जगह पे Z सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है R, तो यहाँ पे Z के जगह R मतलब सॉरी R के जगह Z सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे हो जाएगा VRMS डिवाइड बाय Z टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे R। तो इसको क्या करो, VRMS का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर इंटू क्या होगा, जेड स्क्वायर, बिकॉज आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, जेड सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ओनली आर की जगह जेड होगा। तो एक जेड यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, VRMS होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। मतलब पावर आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा पावर का, इसमें सब्स्टिट्यूट यदि आप करते हो दिस वन, तो आपका पावर का वैल्यू मिल जाएगा। P इज इक्वल टू VRMS टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, इम्पीडेंस है ना। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू, इसका वैल्यू पता है, जेड का भी वैल्यू पता है आपको, आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आर के भी फॉर्म में करोगे तब भी होगा, बिकॉज जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर के बराबर है, जिसका वैल्यू क्या है 3 ओम के बराबर है। आप चाहो तो जिसको भी रखना है, जिसके फॉर्म में रखना है, आप उसके फॉर्म में रख करके पावर का वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से था, एक इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस और दूसरा था इन द फॉर्म ऑफ AC, है ना। तो मतलब वो सिंपल स्टार्टिंग में AC सर्किट के अकॉर्डिंग था वो। तो यही है आज का लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द पावर इन AC सर्किट एंड पावर फैक्टर. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.